बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बात करते हैं प्रोटीन की डाइजेशन की। तो प्रोटीन जो है बेसिकली वो एक लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल होता है इसकी डाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जा सके ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि इम्यूनोग्लोबिन्स की, जो कि मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है अपनी बेबी में डिलीवर करती है, तो वो बेबी में रहती हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होती क्योंकि वो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल होता है और उसको ब्रेक करने के लिए कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता। तो अब बात करते हैं कि डाइजेशन की। तो डाइजेशन सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होती है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर हमारे पास दो चीज़ें रिलीज होती हैं, एक होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। अब ये क्या है, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो काफ़ी डाइल्यूट होता है, फिर भी उसकी पीएच हमारे पास जो है वो 2 to 3 होती है और ये जो है पेराइटल सेल्स के ज़रिए सिक्रेट किया जाता है। उसका फंक्शन क्या होता है कि बैक्टीरिया को जो है वो किल करता है और प्रोटीन को डीनेचर करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, और अब बात करते हैं पेप्सिन की। तो पेप्सिन हमारे पास जो है वो चीफ सेल्स ऑफ स्टमक सिक्रीट करते हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है जिसे हम ज़ाइमोजन कहते हैं। तो बात करते हैं ज़ाइमोजन की। तो ज़ाइमोजन क्या है, ये किसी भी प्रोटीज एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है, ओजन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारे पास ट्रिप्सिन ओजन है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। द ओजन इज समथिंग दैट इज इन एक्टिव फॉर्म। तो ज़ाइमोजन जहाँ भी जिक्र आएगा तो हम जो है इसको कंसिडर करेंगे कि दिस इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अच्छा, तो बेसिकली कोई भी एंजाइम की जहाँ भी इनएक्टिव फॉर्म की बात आएगी तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्स्ट्रा पेप्टाइड प्रोटीन्स मौजूद है। तो ये एक्स्ट्रा पेप्टाइड प्रोटीन्स को जो है वो तोड़ना ज़रूरी है, जो कि एंजाइम को कैटालाइटिकली इनएक्टिव करवाती हैं तो उसकी एक्टिव साइट पर बाइंड होकर। तो जब HCl प्रेजेंट होता है तो अच्छा, तो HCl की प्रेजेंस में हमारे पास ये जो पेप्सिनोजन है ये इसकी स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंज आता है, जिसकी वजह से ये जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है और पॉलीपेप्टाइड्स को रिलीज़ करती है डाइट से और कुछ अमीनो एसिड्स को। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एंजाइम समवॉट लाइक दिस, और ये हमारे पास जो है वो कंसिडर कर लें कि ये पॉलीपेप्टाइड का एक पार्ट है जो इसको इनएक्टिव बना रहा है। तो इसको एक्टिव साइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर HCl एक्ट करता है इस पर और जो है इसको क्लीव कर देता है यहाँ से। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से एक्टिव साइट जो है वो प्रोमिनेंटली विजिबल हो जाती है और हमारे पास फिर प्रोटीन जो है वो इस पर एक्ट करके इसको और मतलब कि डाइट्स इस पर इधर बाइंड होकर पॉली। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो इसको हम पेज पे ड्रॉ करके समझेंगे। तो अभी हमने बात की थी कि स्टमक में जो डाइजेशन होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स जो है ये डाइटरी प्रोटीन से अलग अलग हो जाते हैं। अब जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं उनका काम ये होता है कि ये जो है ओलिगोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करती हैं पॉलीपेप्टाइड्स को। और दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ये हो सकते हैं एंडोपेप्टाइडेसिस और दूसरे हो सकते हैं एक्सोपेप्टाइडेसिस। अच्छा, अब एंडोपेप्टाइडेसिस का काम ये होता है कि फर्स्ट करें दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसकी अगर बीच से कहीं क्लीवेज करवानी है हमें तो एंडोपेप्टाइडेसिस यूज होंगे, लेकिन अगर हमें किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के एंड में से क्लीवेज करवानी है तो हमारे पास जो है उसके लिए एक्सोपेप्टाइडेसिस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट करें दिस इज C टर्मिनल
या और दिस इज एन टर्मिनल। अगर यहाँ अगर हमें कहीं क्लीवेज करवानी होगी तो हम एक्सोपेप्टाइडेसिस को यूज़ करेंगे। हाँ, अब एक वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर कि सी टर्मिनल और एन टर्मिनल का कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियरली पता नहीं होता, तो मैं बता दूँ कि सी टर्मिनल जो होता है अगर हमारे पास जो भी अमीनो एसिड होता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि इधर अगर COOH लगा हुआ है किसी भी मिथाइल ग्रुप के, तो यहाँ पर हमेशा अमीनो ग्रुप लगा हुआ होता है। तो एन टर्मिनल की जहाँ भी बात आएगी तो इसका मतलब ये है कि पॉलीपेप्टाइड चेन के एंड में हमारे पास एन टर्मिनल लगा हुआ है। लेकिन अगर कहीं हम कहते हैं कि यहाँ पर सी टर्मिनल है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बोक्सिल एंड लगा हुआ है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बेसिकली। अच्छा, तो अब यहाँ पर स्पेसिफिसिटी की भी बात की हुई है कि यानी कि हर किसी एंजाइम की कोई ना कोई प्रोटीज एंजाइम की कोई ना कोई स्पेसिफिसिटी हमारे पास होती है, यानी कि वो हर एंजाइम हर जगह एक्ट नहीं करता, कुछ ना कुछ इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो उसको एक्ट करने पर मजबूर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप कोई भी पेप्टाइड लिंकेज की, अच्छा, तो हम स्पेसिफिसिटी को अगर कंसिडर करें तो कोई भी अगर ये पेप्टाइड लिंकेज है, यहाँ पर हमारे पास जो है उसका कार्बोनाइल एंड, अगर हमारे पास यहाँ उसके कार्बोनाइल एंड पर आर्जिनिन और लाइसिन लगा हुआ होगा तो हमारे पास ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। और अगर हमारे पास कार्बोनाइल एंड पर लेट सपोज ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, मेथियोनिन या ल्यूसीन होगा तो हमारे पास कीमोट्रिप्सिन उस पर एक्ट करेगा। इसी तरीके से डिफरेंट की भी बात की हुई है, इलास्टेज कब एक्ट करेगा जब एलानिन, ग्लाइसिन, सीरीन होगा। और तो अब बात करते हैं ज़ाइमोजन रिलीज की। तो ज़ाइमोजन रिलीज जो है वो कोलिसिस्टोकाइनिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसके साथ रिलीज होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं ज़ाइमोजन की एक्टिवेशन की। ज़ाइमोजन की एक्टिवेशन को कॉन्सेप्ट को तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि लेट अस कंसिडर दिस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारे पास ये उसकी जो है वो जो एपिथेलियल लाइनिंग पर हमारे पास म्यूकोजल सेल्स होते हैं जिनके ब्रश बॉर्डर से एक एंजाइम सिक्रीट होता है एंटीरोपेप्टाइडेस। एंटीरोपेप्टाइडेसिस का काम ये होता है कि ये जितने भी इनएक्टिव ज़ाइमोजेंस हैं, यानी कि जैसे ट्रिप्सिनोजन हो गया या कीमोट्रिप्सिनोजन हो गया, इनको जो है इनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये प्रेजेंट किया जाता है कि ट्रिप्सिन की जो एन टर्मिनल है, ट्रिप्सिन एंजाइम का जो एन टर्मिनल होता है वहाँ पर हमारे पास हेक्सापेप्टाइड की एक चेन मौजूद होती है जो कि उसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी को जो है वो मतलब कि उसको प्रिवेंट करती है। तो इसकी क्लीवेज के बाद जो है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये सब्सिक्वेंट जितने भी ट्रिप्सिनोजन के इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती जाती है और विद इन एन इंस्टेंट हमारे पास ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो पाता है। अच्छा, इससे एसोसिएटेड कुछ डाइजेस्टिव एबनॉर्मेलिटीज़ भी आती हैं जिसमें अभी हमने पीछे बात की थी कि जितने भी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो जो है प्रोटीन की डाइजेशन को में हेल्प आउट करते हैं। अब अगर कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें हमारे पास प्रोटीन एंजाइम्स की प्रोटियोसोम्स की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाए, प्रोटीएज एंजाइम्स की सिक्रीशन जो है वो किसी भी वजह से कम हो जाए, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक मेन डिजीज है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में बेसिकली होता क्या है कि वी ऑल नो के पैंक्रियाटिक एंजाइम्स पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। जैसे कि इफ़ इट इज़ पैंक्रियास, यहाँ पर हमारे पास बाइल डक्ट के साथ पैंक्रियाटिक डक्ट जुड़ी हुई होती है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस में बेसिकली होता क्या है कि
कुछ म्यूकस की यहाँ पर जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो ये प्रिवेंट करती है कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस जो है वो यहाँ बाइल डक्ट में एंटर होकर यहाँ पर आ सके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये कॉज हो सकता है कि हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन इनहिबिट हो सके। अच्छा, तो इसका हमें इफेक्ट क्या मिलता है कि हमें जो है लिपिड्स और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स की सिक्रीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं फीसेस में। इसके अलावा दूसरी डिजीज़ का नाम है सीलियाक डिजीज़। इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्फ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स को लेकर। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एंटीरोपेप्टाइडेसेस जो कि ज़ाइमोजन को एक्टिवेट करते हैं, ये हमारे पास नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन इसमें जिस पर सबसे ज़्यादा इनहिबिटरी इफेक्ट आता है होता है ग्लूटेन ज़्यादातर हमारे पास व्हीट, बार्ले या फिर राई या फिर जितने भी हमारे पास ग्रेन्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से हमें जब भी कोई पेशेंट अगर ऐसा हमारी वार्ड में आता है कि हमें पता चलता है कि उसने जो है वो व्हीट या बार्ले का इंटेक किया था इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड और बटर लोफ, इस तरीके से, तो उसको जो है उसके बाद उसे सीवियर डायरिया की कंडीशन हमें मिलेगी। तो जिससे हम कह सकते हैं कि यस, दिस माइट बी ड्यू टू सीलियाक डिजीज़।